बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, बढ़ती आबादी के साथ साथ बढ़ते मसाइल इंसानी बका के लिए ख़तरा हैं। आबादी में इजाफ़ा सेहत, तालीम और रोज़गार के मसाइल को तरवीज देता है। इस साल आबादी के आलमी दिन के मौका के मौजू पर जो कोरोना वायरस की वबा है और ख़वातीन का जो सेहत का तहफ़्फ़ुज़ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोरोना वबा के बायस पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को गैर मामूली हालात का सामना है। कोरोना वबा के असरात से महफूज रज़ाकाराना ख़ानदानी मनसूबाबंदी तक रसाई को यकीनी बनाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। बढ़ती आबादी से मुतल्लिक़ मसाइल पर काबू पाने के लिए हुकूमती काविशों के साथ साथ अवाम का ताउन नागुज़ीर है, जिससे अवाम की मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। आबादी में इजाफे के तनासब से वसाइल को फ़रोग़ देना भी दुनिया भर में चैलेंज बन चुका है। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है कर्नल हाशिम डोगर साहब ने, आप मिनिस्टर एंड पॉपुलेशन के पंजाब के। मेरे साथ हैं रुमीना खुर्शीद आलम, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और मेरे साथ हैं डॉक्टर अंजुम रिजवी, आप डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रहनुमा, और पिछले 15 सालों से डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं। वेरी ग्रेटफुल टू यू जी। कर्नल हाशिम डोगर साहब, मैं लेट मी स्टार्ट विद यू सर। ऑल्दो ख़वातीन से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे इस बात का आगाज़ कर रहा हूँ सर। मुझे बताइएगा हाशिम साहब, एक अलार्मिंग पेंडेमिक सिचुएशन है पूरी दुनिया के अंदर। इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ख़वातीन को बचाने के लिए, ख़वातीन को हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हुकूमत कौन से जी इक़दामात उठा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ये जो सिचुएशन है ये बड़ी ही अनयूजुअल, अनप्रेडिक्टेबल और ऐसी सिचुएशन है कि जिससे मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया जो है वो हिल के रह गई है। ऑब्वियसली जहाँ पे पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हुई है तो ज़ाहिर है हम भी उससे शायद लोगों से ज़्यादा ही हुए होंगे, बिकॉज हमारे इश्यूज भी और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बाकी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसमें जो पिछले 4 माह से सिचुएशन है वो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट, वो जैसे फायर फाइटिंग होती है, तो चूंकि ये अनएक्सपेक्टेड भी था ये सारी सिचुएशन, तो उसमें आज तक तो हम यही कोशिश करते रहे कि जितना भी लोगों को उनके रोजगार के मौके मिलते रहें और इसके अलावा इस वबा को फैलने से बचाया जाए। और बड़ी इस पे क्रिटिसाइज किया गया, लॉकडाउन के ऊपर बड़ी डिबेट्स हुई, कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कर्फ्यू होना चाहिए। उस सारे को बस मुश्किल से मैनेज करते हुए आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अब जब हम डेली स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो आज ये 15 दिन से पहले के मुकाबले में आज जो हमारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं वो तकरीबन 50% कम हो गया है। जिस पे मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को ही अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसमें से बाहर निकलेंगे तो फिर पता लगेगा कि कितना डैमेज हुआ है और क्या कुछ अभी हमने आगे करना है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अंजुम रिजवी साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, सिविल सोसाइटी इस सारी सिचुएशन के अंदर और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ यू गाइज आर हेल्पिंग? अगर हम गवर्नमेंट तो एक इनिशिएटिव ले रही है, बट सिविल सोसाइटी जो NGOs एंड ऑल दैट, हाउ दे आर कोऑर्डिनेटिंग इन दिस एफर्ट जी? अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, हमारा इदारा रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान एक नेशनल इदारा है जो अक्रॉस ऑल द 4 प्रोविंस और दोनों रीजन में काम कर रहा है। हम हमारे अस्पताल हैं, क्लिनिक्स हैं, मोबाइल यूनिट्स हैं, है ना, और आउटरीच टीम है हमारी। जब कोविड का आपको पता है पेंडेमिक हुआ है पाकिस्तान में, तो हमारे इदारे ने अपना जो क्लिनिक्स था, क्योंकि हमारी ज़्यादातर क्लिनिक रूरल सेटिंग्स में, अस्पताल शहरों में है, लेकिन हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह कीपिंग ऑल द प्रोटोकॉल्स जो है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है और WHO के प्रोटोकॉल्स में रहते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए अपनी सर्विसेज देते रहे हम औरतों, बच्चियों और बच्चों को हमारे अस्पतालों में मिलती रही। और फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज आप जानते हैं एक चैलेंजिंग हिस्सा है, लेकिन हमारे इदारे ने बहुत अच्छी तरह इस पीरियड में, और अकेले नहीं काम किया, गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम काम करते हैं।
हैं गवर्नमेंट के सपोर्ट से, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से हम बड़ी क्लोजली काम करते हैं। सो दैट इज समथिंग हमारे इदारे ने क्रॉस सिस्टम पर काम किया है। ठीक, रुबीना जी मुझे एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह अभी मिनिस्टर साहब भी बता रहे हैं, डॉक्टर साहब भी बता रही हैं, द इंक्रीज इन ग्रोथ जो हमारी पॉपुलेशन है, इसका इम्पैक्ट जो है वो हेल्थ पर आता है, एजुकेशन पर आता है और जॉबलेसनेस पर भी आता है, और पाकिस्तान के अंदर इसका बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। यू बीइंग इन द पार्लियामेंट, आप लोग वफाक के अंदर कौन से ऐसी इनिशिएटिव्स हैं जी विच यू फील लाइक कि ये लेंगे, और इसका इम्पैक्ट जो है वो ख़वातीन के ऊपर स्पेसिफिकली किस तरह देखते हैं जी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मिस्टर मंसूर अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए, और स्पेशली ऑन दिस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि पॉपुलेशन के डे पे आपने लिया है, क्योंकि यूजुअली सियासत और इन तमाम चीज़ों की नज़र ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सियासत खुदा न खास्ता कोई बुरा सब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स सियासत का मतलब मुफाहमत है, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह की हीट आजकल है उसके मुताबिक मैं कह रही हूँ। अब जैसे आपने टॉपिक की बात की, पॉपुलेशन की जो आपने बात की, इसमें मैं समझती हूँ कि जो गवर्नमेंट कोई भी हो, इन तमाम तर लोगों को मिलकर चलना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जब आफ्टर द 18th अमेंडमेंट हमने देखा है कि बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो प्रोविजनल हो गए हैं, वो सूबों में सूबों तक हैं, वो वफाक तक उनकी उस तरह से रसाई नहीं। लेकिन SDGs मैं समझती हूँ एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फोरम है पाकिस्तान में, जो SDG सेक्रेटेरिएट है पार्लियामेंट का, और उसके बाद जो प्रोविंसेस का है, उन तमाम की जो आपस में कनेक्टिविटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअली मिलकर काम करने से बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनको कवर किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी चूंकि कोविड की सिचुएशन जो चल रही है उसकी वजह से आई थिंक उस तरह से चीज़ों को नज़रअंदाज भी किया जा रहा है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पॉपुलेशन जो है वो उसको मैं समझती हूँ कि जिस तरह रैपिडली इंक्रीज हो रही है पाकिस्तान में, सो दिस इज समथिंग अगेन बिगर एनी आई थिंक बिग देन द न्यूक्लियर बॉम्ब और समथिंग, बिकॉज आपके पास अगर उतने रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो हाउ यू कैन वर्क ऑन इट। और इसी तरह ना सिर्फ हेल्थ के ऊपर नहीं, एजुकेशन के नहीं, बल्कि इकोनॉमी के ऊपर इसका बहुत असर पड़ता है, जिसको करने के लिए बहुत सारे इश्यूज के ऊपर स्पेसिफिकली इस इशू के ऊपर सिविल सोसाइटी और पार्लियामेंट जो है वो मिलकर काफ़ी काम भी कर रहे हैं। एंड आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट रहनुमा और इस तरह के और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो काम करती हैं। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि चूँकि गवर्नमेंट से यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं जो पॉपुलेशन के मिनिस्टर हैं, कि आज से बहुत साल पहले हम सबको याद होगा कि यूनिसेफ ने एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर्स और मिडवाइफ्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग भी दी जाती थी। और इस टाइम कोविड के इस इम्पॉर्टेंट जो जिस तरह से अवेयरनेस का ताल्लुक है, तो आई थिंक दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट और रेलिवेंट एज वेल कि हाउसवाइफ्स सॉरी मिडवाइफ्स और जो LHVs हैं उनको एंगेज करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू कन्वे द एग्जैक्ट मैसेज टू द राइट पर्सन। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, इस साल आबादी का ये जो आलमी दिन है का मौजू जो है वो कोरोना की वबा में ख़वातीन की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ है। बिल्कुल एक सिचुएशन चल रही है, हुकूमत इक़दामात भी ले रही है और उसका हम अब ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट भी होता देख रहे हैं अब। लेकिन इसमें दोबारा एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि हुकूमत इनिशिएटिव ले सकती है, लेकिन इसको इनिशिएटिव्स को जो ट्रांसलेट करना है वो एक आम आवाम के लेवल पर होना है। इसको किस तरह आप लोग देखते हैं जी? बिल्कुल, मैं आपका इस सवाल का भी जवाब देता हूं, मगर मैं इससे पहले जिक्र करना चाहूंगा कि जो रुबीना साहिबा ने हाईलाइट किया, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट थिंग। ये जो LHW प्रोग्राम था ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है और ये तकरीबन पंजाब के अंदर कुछ 60 to 70% पॉपुलेशन को ये LHWs कवर करती हैं। बेसिकली ये जो LHW कैडर है ये बनाया ही पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए या पॉपुलेशन मैनेजमेंट के लिए था। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारा कैडर जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के हैंड ओवर कर दिया गया। अभी मेरे डिपार्टमेंट की टोटल स्ट्रेंथ कोई अराउंड 12-13 हजार है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, सारे हैं। और जबकि एक तरफ मेरा ख्याल है LHWs जो हैं दे आर ओवर 30 to 40,000 इन आवर प्रोविंस, जिनसे पॉपुलेशन का काम नहीं लिया जाता। हमारी परसों भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, तो उसमें मैंने यही सजेशन दिया है कि या तो आप पॉपुलेशन वेलफेयर को ही महकमा सेहत के साथ मर्ज कर दें, ताकि ये जो इंतहाई अहम जो 30-35 हजार लोग हैं जो वो रोल अदा कर सकते हैं, हम उससे महरूम हो रहे हैं। तो एक तो हम चाहते हैं कि ये LHWs दोबारा पॉपुलेशन के सिलसिले में काम करें। दूसरा, ऑब्वियसली खवातीन
बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई हैं ये जो कोविड की सिचुएशन है, जहाँ पे उनकी रूटीन का काम, घर से बाहर जाना, काम करना, ये हर चीज इफेक्ट होके रह गई है। मैं तो ये कहूंगा कि इसमें ना सिर्फ खवातीन इफेक्ट हुए हैं, तमाम लोग ही इफेक्ट हुए हैं। जब हम इससे बाहर कोई 1-2 महीने में उम्मीद है कि हम कुछ बेहतर जगह पे खड़े होंगे, तो उसके अंदर रह के हमें यकीनन बैठ के पहले देखना पड़ेगा कि डैमेज क्या कुछ हुआ है, और उसके बाद जो है ना हमें मजीद उसके ऊपर आगे जाना पड़ेगा। ठीक, मैं डॉक्टर साहब के पास जाने से पहले रुमीना जी मुझे एक चीज़ बताइएगा, जब हम SDGs की बात करते हैं उसका जो पॉइंट नंबर 3 और 5 है जो कहता है जी अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वेमेन एंड गर्ल्स, इसको अगर आप लिंक करें इस वक्त की सिचुएशन में, और बड़ा ही एक मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट चीज़ कर्नल हाशिम डोगर ने भी कही है कि इन दोनों को लिंक होना चाहिए, हमने हेल्थ को और इसको जो डिवाइड करके रखा हुआ है, इस पे आपका क्या टेक है जी? देखिए डिवाइड जब हेल्थ, जैसे आई डू एग्री विद कर्नल साहब के उन्होंने जो कहा कि हम लोगों को डिवाइड, कुछ चीज़ें शायद खुद ब खुद भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों को लिंक किया जा सकता है। क्योंकि लाइक अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज के साथ उसके अम्ब्रेला के अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें SDGs गोल की, तो हर गोल जो है वो एक दूसरे गोल के साथ इंटरैक्ट करता है। ठीक है। इसी तरह से अगर आपने जैसे गोल 3 और गोल 5 की बात की और जेंडर इक्वालिटी की बात की है, तो डेफिनेटली ये दोनों गोल्स भी करते हैं। और सबसे ज्यादा आप देखें, अगर औरत जो है माशरे में मजबूत होगी, घर के तौर पे मजबूत होगी, तो डेफिनेटली इकोनॉमी भी उस पे फर्क आएगा, हेल्थ पे फर्क आएगा। और दिस इज नॉट ओनली द मेडिकल हेल्थ, आई बिलीव मोर नाउ डेज इन द मेंटल हेल्थ, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे पढ़े लिखे, बहुत सारी ऐसी जगहों पर भी हमने नजर अगर दौड़ाएं तो लोग पढ़े लिखे बजाय नजर आते हैं, लेकिन उस तरह से जो एक्टिविटीज की या बिहेवियर्स की बात आती है तो बहुत सारे एलिमेंट जो हैं वो अनहेल्दी हैं, यानी कि मेंटल इलनेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर अंजुम रिजवी साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, मैं देख रहा था मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है MMR जिसको कहते हैं, जो आफ्टर प्रेगनेंसी पोस्ट प्रेगनेंसी, ये हाईएस्ट है पाकिस्तान में इस वक्त, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है जिसको हम IMR कहते हैं, ये भी हाईएस्ट है पाकिस्तान में इस वक्त। क्यों? इसके अंदर कौन सी चीजें हैं जो एड्रेस नहीं हुई और कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो लेने चाहिए जी? जी मंसूर साहब, एक्चुअली औरतों का MMR ज़्यादा है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हमारे मुल्क में ज़्यादा है। आप देखिए हमारे साथ बांग्लादेश की एग्जांपल दें कि उन्होंने अपने पॉपुलेशन प्रोग्राम को कामयाब किया और आज उनका MMR और IMR दोनों उनका लो है। एक्चुअली हमारे मसला ये है कि जो डिसीजन है औरत का ऑन पॉपुलेशन, ऑन फैमिली प्लानिंग, कोई और लेता है। Exactly. औरत खुद नहीं लेती। जब तक डिसीजन औरत नहीं लेगी या उसका साथी, उसका शौहर उसके साथ नहीं होगा, तो इस पर काबू नहीं पाया जा सकता है। वो बच्चा पैदा करने के लिए भी उसका डिसीजन नहीं होता कि उसको अस्पताल जाना है कि नहीं जाना, कोई और उसका डिसीजन लेता है। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि मेन एंगेजमेंट, या मर्द जानता है कि औरत अगर सेहतमंद होगी, अभी रुबीना बता रही थी कि मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कोरोना में आपको पता है कि एक्सेस बहुत मुश्किल रहा। वैसी औरतों को इजाजत नहीं है बाहर निकलने की, और कोरोना में तो आपको पता है बहुत सारे मसाइल हुए और फैमिली प्लानिंग बहुत सफर हुई है, बिकॉज औरत चाहते हुए भी अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी से उसका वास्ता पड़ा है। तो ये देखने की जरूरत है, मेन एंगेजमेंट और डिसीजन पावर ऑफ द वुमेन को काम करने की जरूरत है पाकिस्तान में। ओके कर्नल साहब, मुझे एक चीज बताइएगा, लेट मी टेक डॉक्टर साहब पॉइंट, मेन एंगेजमेंट हम लोगों ने बिल्कुल वो ठीक कह रही हैं, हमारी बहनें होती हैं और उनका इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई डिसीजन नहीं होता, डिसीजन मर्दों का ही मोस्टली चल रहा होता है। इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है जी? बिल्कुल जी, ये मैं समझता हूं कि हमारी जो पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज जो आज तक हम देख रहे हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो यही है जो भी आप जिक्र कर रहे हैं कि खवातीन की मर्जी होती नहीं है कि क्या उसने 1 या 2 या 3 बच्चों के बाद दोबारा मां बनना है या नहीं बनना। ये आज तक ये सारा कंट्रोल मर्द के हाथ में रहा है, और इसका इलाज जो है ना जी, मैं तो समझता हूँ वो सिर्फ एजुकेशन है। जब हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी होंगी और वो डिसीजन लेने की पोजीशन में होंगी, तो वहां पे आके तो शायद कोई चेंज आ जाए या कोई सोच चेंज हो जाए। जब मर्द और औरत दोनों पढ़े लिखे होंगे, आप यकीन कीजिए कि ये मसला तो मुझे फिर ही हल होता नजर आता है। उससे पहले तो आज भी हमारी तकरीबन मैं समझता हूँ 80-85% खवातीन तो इस पोजीशन में है ही नहीं
कि वो घर में किसी किस्म का कोई डिसीजन ले सकें। तो ऑब्वियसली चूंकि माँ बनना एक इंतहाई तकलीफदेह अमल है, बाप का तो उससे कोई तलक ही नहीं रह जाता। अगर आप फिजिकली देखें या सेहत के हवाले से देखें तो ये तो ऑब्वियसली जब तक औरत के हाथ में ये डिसीजन मेकिंग में, मैं नहीं कहता कि 100% कंट्रोल हो, 50-50 होना चाहिए। दोनों मियाँ बीवी मिल के डिसीजन लें कि क्या वो एक और बच्चा, क्या उनकी माँ की सेहत इजाजत देती है, क्या उनके बाकी चले। मैं बाकी कहता हूँ जी, रिज़्क भी अल्लाह ने देना साहब, सेहत तो अल्लाह पाक ने भी हुक्म दिया है कि आप अपना ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक। कोरोना में आके हमने लोगों से हाथ तक मिलाने बंद कर दिए, मस्जिदों में जाना बंद कर दिया, तो वजह क्या थी? वो आपकी जान थी और आपकी सेहत थी। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी माँ की सेहत का तो बिल्कुल कोई ख्याल नहीं किया जा रहा, और बदकिस्मती से एक ओवर पॉपुलेशन हो रही है, ऊपर से माएँ बीमार हो रही हैं। ठीक, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंजुम, मुझे एक चीज़ बताइएगा, मैं रुमीना जी के पास जाने से पहले मुझे एक चीज़ इसका बताइएगा। अभी कर्नल हाशिम डोगर बात कर रहे हैं और ये रियलिटी है, एजुकेशन मैटर करती है या किसी इंसान की मेंटल ग्रोथ? बिकॉज इसको जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जो हमारी डिस्कशन हो रही है, इट्स मोर ऑफ अ मेंटल इशू। अगर आप एक देखते हैं कि आपकी बीवी जो है या कोई बच्ची है वो फिजिकली इतनी नहीं है कि शी कैन कैरी एनी मोर बेबी और कोई इस तरह की चीज़, तो एक्चुअली इट्स योर मेंटल स्टेट कि यू हैव टू स्टॉप। क्या कहेंगे इस पे? मंसूर साहब, डोगर साहब अभी कह रहे थे कि डिसीजन औरत मिल के ले ना, मैं समझती हूँ कि औरत का जिस्म औरत जानती है, उसका अपना हालत वो खुद जानती है। exactly. और जो उसका शौहर है, अगर औरत सेहतमंद होगी तो शौहर पुरसुकून रहेगा, घर पुरसुकून रहेगा, बच्चे सेहतमंद रहेंगे। सो आई थिंक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट खाली एजुकेशन पर हम नहीं रिलाई कर सकते। आपको पता हमारे वैल्यूज हैं, हमारे नॉर्म्स हैं, हमारे एक बड़े होते हैं जो कहते हैं कि औरत की इज्जत, हमारे रसूल खुदा अपनी बेटी, अपने औरत की कितनी इज्जत करते हैं। तो मर्द को जानना चाहिए कि औरत की इज्जत और औरत का जो जिस्म है वो बार बार प्रेगनेंसी का बेयर नहीं कर सकता। बिल्कुल। उसको वक्फा होना, कम से कम 2 साल का वक्फा होना, और तीसरे साल में बच्चा होगा तो एक बच्चा 3 साल का बच्चा एक मतलब इंडिपेंडेंट बच्चा हो जाता है, बच्चा खा पी सकता है। बिल्कुल ठीक। So we need to understand this कि हमें औरत की राय को बहुत अहमियत देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अंजुम रिजवी, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी लेते हैं डॉक्टर अंजुम रिजवी से हम अब इस वक्त उनसे खुदाफिज कहेंगे, और हमारे साथ ब्रेक के बाद कर्नल हाशिम डोगर होंगे और उमीना खुर्शीद आलम होंगी, और थोड़ा सा जो सियासी मंजरनामा है उस पर बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। रुबीना जी, आप जरा क्लोजिंग कमेंट इस पे दे लीजिएगा, उसके बाद जी मैं अगले टॉपिक पे चलता हूं जी, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ इसमें कुछ 1-2 सजेशंस हैं जो मैं ज़ाती तौर पर अपनी उसमें देना चाहती हूँ। वो ये कि जैसे डोगर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और रिजवी साहिबा जो हैं वो भी हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले, क्योंकि सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट अगर मिल के काम करे तो इससे बेहतर और अच्छी बात तो कोई भी नहीं है। इसके अलावा ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि जब जिस तरह श्रीलंका की और बांग्लादेश की अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं तो वहाँ पर जो मिडवाइव्स हैं, जब वो बच्चों को घरों में देखने के लिए जाती हैं तो उनके पास एक टैब होता है जिसके अंदर वो प्रॉपर डाटा जो है वो फीड करती हैं। इसी तरह अगर जब बच्चों की जो पैदाइश पर्ची, जिसको आमतौर पे पंजाबी में जमन पर्ची और मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ वर्ड से किया जाता है, या बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो अगर उस टाइम पे तमाम चीज़ों को ये हेल्थ का एक सेगमेंट रखा जाए कि बच्चे का वेट क्या है, तो इस किस्म की चीज़ें करने से आपके पास एक तो डाटा आ जाएगा। और दूसरा मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो इंटरनेशनली इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर काम किया है और लेजिस्लेशंस वगैरह की हैं, अगर उनकी प्रैक्टिसेस को भी देख के यहाँ पे किया जा सके और इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल उसको भी लिया जाए, क्योंकि कहीं पर भी इस्लाम में जिस तरह के रिजवी साहिबा ने फरमाया कि 2-3 साल आपने देखा है कि एक माँ जो है बच्चे को दूध भी पिलाती है, तो आई थिंक एवरीथिंग इज हैविंग अ पर्टिनेंट रीजन, तो उनकी प्रैक्टिसेस में चीज़ों को लेके जा सकते हैं। मैं जरा आई हैव डोगर साहब, आपका क्या व्यू पॉइंट है जी जो रुमीना जी कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं उनकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ।
अभी 2 दिन पहले ही हमने एक पंजाब गवर्नमेंट लेवल पे इस पे हम एक ब्रीफ भी तैयार कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू गेट लीड फ्रॉम ऑल गुड प्रैक्टिसेस व्हिच हैव बीन कैरिड आउट पूरी दुनिया में, जिसमें मलेशिया, बांग्लादेश, ठीक है, इंडोनेशिया, तो हम इनसे कर रहे हैं. मैं बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक करता हूं. ठीक. और हम उनकी जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं हम उनको इंशाल्लाह लेके फॉलो करेंगे. देखो ठीक है, इत्तेफाक आप तो कर रहे हैं. डोगर साहब मुझे बताइएगा, ये जो इत्तेहादी हैं चौधरी बरादरान, ये इत्तेफाक नहीं कर रहे आप लोगों से आजकल, इसकी क्या वजह है जी? थोड़ा सा हम देख रहे हैं, थोड़ा वो आप लोगों की कन्वर्सेशन, प्राइम मिनिस्टर की कन्वर्सेशन शायद नहीं हो रही, ऑल्दो उस्मान बुज़दार साहब की मुलाकात हो रही है, कहीं पर डिस्कनेक्ट नजर आ रहे हैं जी. मैं इसमें मंसूर भाई देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब या उस लेवल पे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली मैं उसका आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट. जहां तक पंजाब गवर्नमेंट की बात है, यहाँ पे तो आप यकीन कीजिए कि हमारे सीएम साहब के और स्पीकर साहब के और इसके अलावा जो हमारे साथ और इत्तेहादी हैं, यकीन कीजिए कोई इशू नजर नहीं आता. वी हैव गुड अंडरस्टैंडिंग. अभी पिछले दिनों ही बजट पंजाब का जो पास हुआ उसमें स्पीकर साहब ने अप्रिशिएट किया और पूरी कार्रवाई इंतहाई एहसन तरीके से चली. गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लेवल पे देयर इज नो इशू. अगर कोई नेशनल लेवल पे है तो ऑब्वियसली आई एम नॉट द राइट मैन टू आंसर दैट. उसके लिए आप बेहतर होगा आप उस लेवल पे पूछ लें. हमें कोई इशू यहाँ पे नजर नहीं आ रहा. मुझे तो पीटीआई में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट कि आप मेरे प्रोग्राम में बहुत कम ही लोग नजर आते हैं जिनसे जब बात करते हैं, एंड यू आर वन ऑफ द जिनका बड़ा लॉजिकल व्यू पॉइंट होता है. रुमीना जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ. मुझे बताइएगा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शहबाज शरीफ साहब से बात हुई, फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी सॉरी मौलाना फजल रहमान की शहबाज शरीफ साहब से बात हुई, मौलाना फजल रहमान मिलने के लिए भी गए, उसके बाद बिलावल साहब को. तो ये क्या अब बन रहा है जी, कोई दोबारा समथिंग कुकिंग अप, कोई आप टफ टाइम देना चाह रहे हैं हुकूमत को? मंसूर, बात यह है कि हुकूमत को टफ टाइम देने की हमें ज़रूरत नहीं है. हुकूमत खुद ही अपना टफ टाइम ले रही है, एंड दे डोंट नीड एनिमीज फ्रॉम आउटसाइड, दे हैव द प्रिटी गुड एनिमीज इनसाइड ऑफ देम. सो वो हम देखते भी रहते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर. कोई कहता है मुझे फांसी दे दो, कोई कहता है मुझे फंदा लगा दो, कोई कुछ कहता है. सो हम आए दिन आप देखते हैं पार्लियामेंट में क्या क्या कुछ होता है और किस तरह यहाँ पे इत्तेहादी भागते हैं, फिर किस तरह उनके पीछे जाया जाता है. तो टफ टाइम की जहाँ तक बात है, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि कोविड के दौरान या जब भी नेशनल ऐसा इशू आता है तो गवर्नमेंट को हमेशा ऑपोजिशन के तमाम जो लीडर्स हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और तमाम तरह ऑपोजिशन जमातों के जो लीडर्स हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि आइए मिलकर बैठते हैं, कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करें. लेकिन वहाँ पे कभी भी इस तरह का रवैया जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नज़र नहीं आया, बिकॉज आई थिंक दे थिंक दैट दे आर कुल्लू अकल. तो अब फिर उसका तो कोई हल नहीं. और टफ टाइम इंशाल्लाह जो भी कुकअप होगा अव्वल तो वो वैसे ही नज़र आ जाएगा. तो लेट्स सी, let the time comes, everybody will see that. ठीक. अच्छा कल्ला हाशिम डोगर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, जो इनिशिएटिव्स इस वक्त पंजाब हुकूमत ले रही है, उस्मान बुज़दार साहब ले रहे हैं, उसको हम लोग ट्रांसलेट होता ग्राउंड के ऊपर कब तक आपकी, क्योंकि 2 साल गुजर गए हैं. एक ये बहुत ज़्यादा था कि जी बहुत सारे इनिशिएटिव्स प्राइम मिनिस्टर हर लाहौर के विजिट के ऊपर एंडोर्स करते हैं उस्मान बुज़दार साहब के काम को, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी हमें अपेरेंटली डिफरेंट नज़र आ रही है. ग्राउंड पे काम हम कब देखेंगे जी? देखिए, पहले तो मैं एक छोटा सा, चलें इस बात का मैं जिक्र कर दूं, आपस में इत्तफाक़े राय जरूरी नहीं कि इवन एक घर के अंदर ही सारे अफराद का हो. बिल्कुल सही है. आपस में होती रहती हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं. अब मतलब मैं क्या बताऊं, जो पिछली गवर्नमेंट में 10 साल ये हमारे जो नून लीग के जो लोग रहे, तो 2 सबसे अहम वजीर ख्वाजा आसिफ साहब और चौधरी निसार साहब, वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे. काम करना तो दूर की बात है, मतलब बात तो, इसलिए ये कोई बहुत एबनॉर्मल बात नहीं है. एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़े इसके अंदर अफेयर्स हैं. इत्तफाक़े राय ना होना या कभी कभी इख्तलाफ राय हो जाना, दैट इज वेरी नॉर्मल. जहां तक पंजाब में वजीर आला साहब की जो अभी तक जो हमने 2 साल में इनिशिएटिव्स दिए, आप यकीन कीजिए, फिर हम ये बातें करते हैं तो ये कहते हैं पुरानी बातें छोड़ें. पिछले 30-35 साल में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से इस मुल्क को प्लंडर किया गया, दोनों हाथों से लूटा गया, मैं आपको बताऊं, अगर हम कुछ बहुत अच्छा भी करने की पोजीशन में ना हुए तो तारीख ये जरूर बताएगी कि ये जो हुक्मरान थे, जिसमें इमरान खान साहब, वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब, ये करप्शन के अंदर आपको बिल्कुल नजर नहीं आएंगे. बाकी जो इनिशिएटिव्स हैं वो अभी ले रहे हैं. अब मेरा महकमा है, इसमें आप इनिशिएटिव लेंगे, 10 साल लग जाएंगे आपको उसका रिजल्ट देने में. इसी तरह जो बाकी हैं, हम तो आए तो शुगर माफिया तो
पावर माफिया और व्हाट एंड व्हाट नॉट, क्या माफियाज थे, अभी तक तो हम उनसे जान छुड़ा रहे हैं। जिस मुल्क तरीके से ये चला जा रहा है, हम तो तरीकाकार बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह वक्त आने पे 2 साल बहुत थोड़ा अरसा होता है जब आप गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, मुल्कों की बात करते हैं। जिस चीज को बिगाड़ने में 50 साल लगे हैं, तो 2 साल में तो मतलब करना सोचना कि जी फौरन ठीक हो जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताइएगा, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड। मुझे एक चीज बताइएगा, अभी आपने कमीशंस की बात की एंड ऑल दैट, जेआईटीज भी बनती रहती, जेआईटीज पे तो खैर हम काफी बात कर चुके हैं। ये जो कमीशन, आर्टिक का कमीशन, ये सारा कुछ, उसके जो रिजल्ट्स आए उसके बाद क्या होगा? सिर्फ नेम और शेम हुआ है, दैट्स इट, उसके बाद क्या होने जा रहा है? जी देखें, एक तो चीज आप ये देखिए कि गवर्नमेंट का काम होता है किसी चीज को पकड़ना, उसको इन्वेस्टिगेट करना। वो जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं वो 100% गवर्नमेंट के नीचे नहीं होते, मगर ऑब्वियसली गवर्नमेंट गाइडलाइन देती है। आगे उन पे सजाएं देना ये सब अदालतों का काम है, निहायत मुअज़्ज़ज़ हैं, हम तो जाहिर है बोल भी नहीं सकते। तो हमने तो आज तक देखें, नैब ने कभी ऐसे हुआ है कि करीब तरीन जो दोस्त हों वजीर आजम के और उनके नाम आए इस तरह के इश्यूज में और वो हाईलाइट हुए हों। यहाँ पे तो माजी में वजीरों के स्कैंडल आए कि वो उनकी वीडियोस चली टीवी के ऊपर और कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारा जो वजीर खुराक था, कोई करप्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उनको ये कहा गया कि जी आपने अच्छे तरीके से काम नहीं किया, आप रिजाइन करें। आप इनको लेकर जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, आप इनको कोर्ट में लेकर जा रहे हैं जी, इन जेआईटीज को पेश करेंगे? ओके ठीक जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें किसी को माफ नहीं किया जाएगा। जब हमारा पुरानी नहीं इन चीजों को पसंद करते जो हमारे, मैं रुमीना जी के पास जरा चलूं जी एक दफा। रुमीना जी मुझे एक चीज बताएं, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, हम लोग डिलीवर भी कर रहे हैं, ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने जो पिछले 10, 20, 30 साल में जो आप लोगों ने रायता यहां पर फैला कर गए हैं, उसको क्लियर करने में बहुत टाइम लगेगा अभी। जी रायता, वो रायता के, उस रायते के बारे में आपका क्या ख्याल है जो बीआरटी का रायता है? उस रायते के बारे में आपका क्या ख्याल है जो मालम जब्बा का रायता है? उस रायते के बारे में आपका क्या ख्याल है जो फॉरेन फंडिंग केस के बारे में है? और उस रायते के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जहां पर अवाम जो सी है वो रोज बिलकती है, कभी चीनी नहीं, कभी आटा नहीं, कभी गंदम नहीं, कभी पेट्रोल नहीं, तो वो रायता हमने फैलाया है। और दूसरी बात ये कि आपने जो बात की कि हम लोग क्रिटिसाइज करते, ये क्रिटिसाइज का मोटरवे नतीजा है, क्रिटिसाइज का ये नतीजा है कि जो है यूथ जो है उसको एंगेज किया गया, बहुत सारी चीजें की गई, हॉस्पिटल्स बने। तो आई थिंक लेट इट मेक इन अ डिफरेंट वे, दिस इज नॉट द वे। आई थिंक जो अब अगर आप एग्जांपल एक लेते हैं, हमारे चाहे सीनियर लीडरशिप हो या किसी और जमात की लीडरशिप हो, हमने देखा कि सब लोग केसेस को फेस भी कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे कहा जाता है तो देयर इज नथिंग डिफरेंट इन पीटीआई, क्योंकि आज भी जो केपीके का एक वजीर है वो अगर गया करप्शन तो वो क्या था। सो आई थिंक लेट इट कम इन द स्ट्रेट वे। जिस तरह की हरकतें और जिस तरह के काम कर रहे हैं वो सबको नजर आता है। आज इथोपिया मतलब जो है जिसको मतलब मैं आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बैड फॉर दैट, क्योंकि वो भी एक मुल्क है, लेकिन आप उसका ग्राफ देखिए और हमारा पाकिस्तान का देखिए, आज उसने भी आपको बैन कर दिया। लाइक व्हाट वी आर टॉकिंग, लेट कम ऑन, लेट इट बी वेरी रियलिस्टिक। हम लोग नेशनल इंटरनेशनली पाकिस्तान को कहां लेके जा रहे हैं इसके ऊपर बात करें। रुमीना जी मुझे एक चीज बताइएगा, मुराद सईद साहब की अभी वो डिग्री का कोई एक इशू शुरू हो गया एंड ऑल दैट, आप लोग सारे इतने खुश हो रहे हैं, अभी तो कोई फैसला भी नहीं हुआ, ऑपोजिशन इतनी खुश हो रही है कि मुराद सईद अब डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं, क्यों? मंसूर, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट मुराद सईद, बिकॉज मेरे नज़दीक ज़ाती तौर पर मैं उस शख्स के बारे में बात करना भी जो है मुनासिब नहीं समझती, क्योंकि जिस इंसान की अपनी कोई मॉरल वैल्यू, खुदा माफ़ करे नहीं, जिस किस्म की गुफ्तगू, जिस किस्म की बयानबाजी वो करते हैं और जिस तरह एक ही इंसान को रखा गया है, तो वो मेरे ख्याल में आई थिंक ये तो नया पाकिस्तान का नया बंदा था। और उसकी डिग्री के होने या ना होने पर मुझे ज़ाती तौर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ एक ही काम के लिए है कि वो वहां पे खड़ा होके पार्लियामेंट में जो है वो डिफेंड करे और लगव इस्तेमाल, ज़बान इस्तेमाल करे, व्हाट ही इज डूइंग, दैट्स इट। सो वो अपोजिशन को सिर्फ खास फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग हैं शायद जिनको पढ़ता होगा, मेजॉरिटी को नहीं पढ़ता। रुमीना खुर्शीद आलम, थैंक यू वेरी मच। कर्नल हाशिम डोगर साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल। डॉक्टर अंजुम रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया था जी, थैंक यू वेरी मच। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक छोटी सी आपको कहानी सुनानी है मैंने। साउथ पंजाब का आपने सुना होगा, जब इलेक्शंस हो रहे थे तो उस वक्त
वक्त बहुत इस चीज़ को था कि जी एक सदर्न पंजाब जो सूबा है वो बनना चाहिए, वहाँ पर जो लोगों की महरूमियाँ हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, वहाँ पर उनको वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। वहाँ से ऑल द वे दे ट्रैवल टू लाहौर, यहाँ पर आके वो चीफ सेक्रेटरी साहब को मिलते हैं, यहाँ पर आके वो आईजी साहब को मिलते हैं, यहाँ आके वो चीफ मिनिस्टर साहब को मिलते हैं, अपने इश्यूज़ को एड्रेस कराते हैं, विच इज़ अनकॉल्ड फॉर। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब को स्पेसिफिकली वहाँ से लगाने के, आई स्टिल रिमेंबर, आप सबको याद होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या कहते थे जब उस्मान बुज़दार साहब को लगाया था कि इनका ताल्लुक उधर से है, एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक, लगाना भी चाहिए, लगाया भी है। आज 2 साल हो गए इस चीज़ को। इन्होंने साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाया है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह जो मैंने ब्यूरोक्रेसी किस तरह इंश्योर कर रही है कि हुकूमत फेल हो, और उसके बाद ये कहेंगे हमें कोई बताता नहीं तो हमें पता नहीं चलता। मैं आपको सिर्फ उसकी एक एग्जांपल देने लगा हूँ। पिछले 2 साल से बड़ा ह्यू एंड क्राई था जी। उसके बाद 4 लाइनों का नोटिफिकेशन इशू हुआ है 2 लोगों का, जिसमें एक है जाहिद अख्तर जमान साहब, जिनको इन्होंने लगा दिया, ये 21वें ग्रेड के अफसर हैं, इनको लगा दिया है ACS साउथ पंजाब, और दूसरे हैं एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इनाम गनी, ये भी ग्रेड 21 के हैं, इनको लगा दिया एडिशनल IG साउथ पंजाब। बड़ी अच्छी चीज़ है। इन दोनों को लगाने के बाद इनमें से किसी एक के पास जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है कि इन्होंने काम क्या करना है। इनको ये नहीं पता कि इन्होंने बैठना कहाँ पर है। इनको ये नहीं पता कि इनके जो वहाँ पर कंसर्न DCs हैं या कमिश्नर्स हैं या DPOs हैं वो इनको रिपोर्ट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक उसके बाद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिनको हम लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने 385 सीटें क्रिएट की हैं अपने इस सेक्रेटेरिएट के लिए। 385 सीटें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ने क्रिएट की हैं, नई बनाई गई हैं इस सेक्रेटेरिएट को चलाने के लिए, जिसमें एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब है, 6 से 7 स्पेशल सेक्रेटरीज हैं, 14 डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ACS साउथ जो है आजकल वो देख रहे हैं, और उन्होंने इस्लामी यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस बहावलपुर, वहाँ पर उसको वो विकेट करा रहे हैं, और वहाँ पर वो बैठेंगे। ना उनको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन का पता है, ना उनको किसी ने जॉब डिस्क्रिप्शन बताई है, ना रूल ऑफ बिजनेस बताए हैं। ACS साउथ के साथ कौन किस तरह काम करेगा ये कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। सिर्फ जो एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है उसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी, इट इज़ देयरफॉर प्रोपोज्ड दैट 1 पोस्ट ईच ऑफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब BS21 and additional IGP South BS21 may be created in SNGAD, and suitable officers be posted against these posts to spearhead the actual implementation of South Punjab Secretariat. Their incumbent shall be considered as per policy in due course of time. The post additional chief secretary South Punjab along with 385 posts of SNGAD have already been endorsed by the Standing Committee on Cabinet on Finance and Development on its 10th meeting dated 4/5/2019. Annexure D है इसका. The 2 posts thus created shall be provided with selected officers, logistic supports, etc. by their respective parent departments, and all administrative secretaries and commissioner RPO shall assist them in carrying it. इस सारे के बाद ये हमारा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एक पूरा बन गया। 385 वहाँ पर लोग, सीट्स क्रिएट हुई। अब आ जाते हैं पुलिस पर, जिस पे सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म है पाकिस्तान में, चाहे वो GIT हो, चाहे वो मीडिया टॉक हो, सबसे ज़्यादा बुरा भला पुलिस को कहा जाता है। ज़रा पुलिस की भी सुन लेते हैं जी, पुलिस के लिए क्या किया गया है। IG पंजाब ने कहा कि जी हमें सिर्फ 190 सीट्स दे दें। 190, वहाँ पर 385 अप्रूव हो गई हैं, अभी तक अप्रूव्ड है, और यहां पर 190 है, जिसके अंदर से फाइनेंस डिवीजन IG साहब को कह रही है कि जी इसको जरा रिकंसिडर करें, इसको जरा स्लैश डाउन करें, ये बहुत नंबर है। वहां तो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू ही कोई नहीं है, वहां पर हमारा होना आपसे 3 गुना ज्यादा होना जरूरी है। लेकिन आप लोग तो कोई बहुत एक 3rd क्लास लोग हैं, आप लोगों को तो जरूरत ही नहीं इन चीजों की। उसके बाद एडिशनल IG साउथ के पास कोई घर नहीं है, उनके पास कोई रेजिडेंस नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है, उनके पास कोई एडिशनल फोर्स नहीं है, कोई बजट नहीं है। क्या काम उन्होंने करना है अभी तक किसी को नहीं पता। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं, यह है एक बायस्ड तरीका, और इस तरह इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब इस तरह
ब्यूरोक्रेसी हुकूमत को फेल करने की कोशिश कर रही है। अगर आज आप इसके बाद भी कहें या कोई भी कहे कि जी हमें नहीं पता था, तो इसका वाकई मतलब है कि आप लोगों ने आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है और आपको एक्चुअली नहीं पता कि सदर्न पंजाब, साउथ पंजाब और वो तमाम रुकन कौमी असेंबली हो या सूबाई असेंबली जो पिछली तमाम हुकूमतों में फ्रंट लाइन पे बैठते थे और आज भी फ्रंट लाइन पे बैठते थे, ये सिर्फ और सिर्फ तमाशा लगा रहे हैं इस 22 करोड़ अवाम का और पंजाब की उस अवाम का जो जिनका दरीना आरजू है कि उनके सूबे को जो महरूमियां हैं उनको एड्रेस किया जा सके। मैंने आपके सामने एक पूरा एनालिसिस पेश किया। मेरे ख्याल में शायद यह एनालिसिस उन लोगों के पास भी जाए जो ये तमाशा लगा रहे हैं, और अगर इस वक्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बुलाकर नहीं पूछा जा रहा कि ये क्या तमाशा हो रहा है, हाउ इट इज डन, अगर इसमें से कोई चीज एज ऑफ टुडे जब मैं ये बात कर रहा हूं गलत होती है तो मैं इसका जिम्मेदार हूं, लेकिन अगर ये चीजें ठीक हैं तो फिर आपको खुद समझना चाहिए कि इस पूरे सिस्टम को खराब करने में सबसे इंपॉर्टेंट किरदार कौन अदा कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।